कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो रिएक्शंस हम कर रहे हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, उसमें लास्ट रिएक्शन जो है वो बची है। तो हम करेंगे अभी फिफ्थ रिएक्शन, दैट इज एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनियम salts of acids। एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनियम salts of acids। तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये हमें पता है कि एक वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड जो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है। तो वीक बेस के साथ जो इसका सॉल्ट बनाना है पहले, फिर उसकी हमें जो हीट करना है उसको थोड़ा डीकम्पोज करना है। अगर तो हम सिंपली जो अमोनियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे ये अमोनियम एसीटेट या अमोनियम इथेनोएट है, इसको तो अगर हम सिंपली हीट ही करें तब एक वाटर लूज हो जाएगा, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, तो हमें मिलेगा एसिड अमाइड, इथेन अमाइड। ये हम एसिड अमाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी करते हैं यही रिएक्शन। और ऐसे ही अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट लें हम, जैसे बेंजोइक एसिड का अमोनियम सॉल्ट, मैंने यहाँ पर अमोनियम बेंजोएट लिखा है, तो अगर हम इसको सिंपली हीट करें तब भी एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होने के साथ हमें बेंजामाइड मिलेगा। तो इस तरीके से एरोमेटिक एसिड अमाइड जो है वो मिल गया। तो अगर तो सिंपली हीट करें तब हमें एसिड अमाइड्स मिलते हैं, पर जब हम इनको हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तब जो एसिड अमाइड है इसकी फर्दर डिहाइड्रेशन होने से हमें साइनाइड या नाइट्राइल मिलता है एज द मेन प्रोडक्ट। तो अब हम इसके बाद वो करके देख लेते हैं रिएक्शन कि अगर हम डिहाइड्रेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे P2O5 डालकर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, ये भी आपको पता होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि ये डाइमेरिक फेज में P4O10 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब हम इसके साथ इसको हीट करें तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने के कारण जो पहले स्टेप पे एसिड अमाइड बनता है, इससे भी H2 और O वाटर एक खींच लेता है, तो यहां पर हमें एसिड अमाइड की बजाय मिलता है नाइट्राइल। तो इस तरीके से अब दो वाटर मॉलिक्यूल्स लूज होंगे। अगर हम सिंपली हीट करें अमोनियम सॉल्ट को तो तब एसिड अमाइड बनता है, और अगर हम किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में हीट करें, जैसे P2O5 की प्रेजेंस में हीट करें, तब डिहाइड्रेशन थोड़ी ज्यादा सिग्निफिकेंट, थोड़ी ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाती है, तब हमें नाइट्राइल्स ऑब्टेन होते हैं। तो इस तरीके से अब हमें यहां पर बेंजोनाइट्राइल जो है वो मिल रहा है। पहले तो बिल्कुल वैसे ही बेंजामाइड बनेगा, फिर P2O5 जो है ये इसकी फर्दर डिहाइड्रेशन करके उस कंपाउंड को, बेंजामाइड को, बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट कर देगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम सिंपली हीट करें तो एसिड अमाइड्स बनते हैं, और अगर हम किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5 की प्रेजेंस में हीट करें तो तब नाइट्राइल्स हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से जो ये टाइप थी, एक सेपरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस थी कि रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो भी खत्म होती हैं। तो इसके नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे वो हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, कि जो एल्काइल ग्रुप है हमारे पास, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके एल्काइल ग्रुप में हम सब्स्टिट्यूशन करें। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर देखें तो आप देख सकते हो कि CH3 वाला जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन है। तो हमने हाइपर कंजुगेशन स्टडी की हुई है, तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इस मिथाइल ग्रुप के जो कार्बन के मिथाइल ग्रुप में जो कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं वो वीक होंगे या पार्शियल होंगे। मतलब यहां से जो हाइड्रोजन है इसको हम बड़ी इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो तब यहां पर CH3 की बजाय एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा और हमें एक HCl के लॉस के बाद ये वाला मिलेगा कंपाउंड। अब जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये एक अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है या अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मैंने आपको बताया कि अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स जो हैं वो वीक होते हैं या पार्शियल होते हैं ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो इसलिए अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो बाकी क्यों नहीं होंगे, बाकी भी सभी जो इसके हाइड्रोजन्स हैं वो बारी बारी रिप्लेस होते जाएंगे जब हम इसको ट्रीट करेंगे विद क्लोरीन एंड रेड फॉस्फोरस। जरूरी नहीं है कि ये बार बार ऐड करने की जरूरत है हमें, ये तो एक बार जो ऐड की क्लोरीन वही रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाती जाएगी, क्योंकि यहां पर तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट किया है हमने, कोई एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का थोड़े डाला है। क्लोरीन जो है वो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ डाले जाते हैं, चाहे 2-4 ग्राम भी हम क्लोरीन को ऐड करें। तो इसलिए पहले एक क्लोरीन लगेगा फिर 2 क्लोरीन लगे, और अगर हम रिएक्शन को चलता रहने दें आगे तो तब एक और जो हाइड्रोजन था, लास्ट हाइड्रोजन बचा, वो भी रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो अगर इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखें तो नंबरिंग करेंगे लाइक दिस। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड, 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था उसके जितने भी कार्बन्स हैं, अल्फा कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन हैं, वो सारे के सारे बारी बारी करके रिप्लेस हो सकते हैं। तो जैसे ये सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, ना कि बाकी भी सभी। बाकी के जो हाइड्रोजन हैं वो तो फुल फ्लेज्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, वो उतनी इजीली रिप्लेस नहीं हो पाते। जैसे अगर हम कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड लें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन के अलावा कुछ और हाइड्रोजन एटम्स भी हैं, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फर्स्ट CH2 ग्रुप वाला कार्बन है ये अल्फा है और उसके नेक्स्ट जो है वो बीटा है। अब अगर हम इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन, कुछ भी, ब्रोमीन भी इक्वल ईज से रिएक्शन करती है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस ऐड करें तो एक HBr के लॉस के बाद अल्फा हाइड्रोजन एक जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, हमें मिलेगा ब्रोमीन उसकी जगह पे लगा हुआ। तो ये अल्फा ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड मिल गया। अब इसमें अभी अल्फा हाइड्रोजन फर्दर है तो जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी आगे भी रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। जब हम इसमें ब्रोमीन ऐड करें तो तब हमें 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड जो है वो ऑब्टेन होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन हैं सिर्फ वही रिप्लेस होते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम है 2,2 डाई ब्रोमो
प्रोपेनोइक एसिड। अब आप देख सकते हो कि अल्फा कार्बन के ऊपर तो कोई हाइड्रोजन नहीं बचा। अगर हम फर्दर इसमें ब्रोमीन और रेड फास्फोरस ऐड करें तो फर्दर एडिशन से कुछ भी नहीं होगा, रिएक्शन जो है वो इससे आगे प्रोसीड नहीं करेगी। जो CH3 ग्रुप वाले हाइड्रोजन्स हैं ये रिप्लेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं वो उतने वीक नहीं हैं, वो पार्शियल बॉन्ड्स नहीं हैं कि ये हाइड्रोजन भी इजीली रिप्लेस हो सकें। तो इसलिए ही इसके बाद कोई रिएक्शन जो है वो नहीं प्रोसीड करेगी। तो यहां पर हम नो रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि जो ये वाले कार्बन है बीटा हाइड्रोजन है, ये इसके इन हाइड्रोजन के कार्बन के साथ बॉन्ड्स होते हैं फुल फ्लेज्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो इजीली रिप्लेसेबल नहीं होते। तो इसीलिए ही जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। आप लिख सकते हो दिस वे ओनली द अल्फा हाइड्रोजन्स can be replaced by halogens and not the others। और अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस करके जो हमने हेलोजन एटम्स लगाए अल्फा कार्बन पर, तो उनमें भी हम देखते हैं कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो काफी अनस्टेबल होता है या काफी वीक होता है, क्योंकि उस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद जो भी हमारे पास कार्बोकेटायन बनेगा दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो इसलिए स्टेबल होने के कारण वो बड़ी इजीली बन जाता है। तो आप लिख सकते हो द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन अल्फा हेलो एसिड्स इज क्वाइट रिएक्टिव, इज क्वाइट रिएक्टिव। तो अगर रिएक्टिव है तो हम उसकी आगे रिएक्शंस करके देखते हैं। जैसे हम पहली रिएक्शन करते हैं विद एक्वस KOH, एक्वा सोल्यूशन ऑफ KOH अगर हम डालें किसी हेलो एल्केन में, तो हमें पता है कि यहां पर जो हेलोजन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। तो ये हमने अल्कोहल्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी की थी रिएक्शन, और हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी की थी कि जो हेलोजन है ये पोटेशियम के साथ निकल जाएगी, KCl बन जाएगा, और ये OH ग्रुप जो है ये इस अल्फा कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मिलेगा, प्लस नो डाउट KCl। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? देखने में तो थोड़ा सा ये नई टाइप का कंपाउंड लग रहा है, और इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप भी ये बोलोगे कि 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड है। पर ये वाला एसिड हमने पहले भी बनाया था जब हम ग्लाइकॉल की ऑक्सीडेशन कर रहे थे। पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स में हमने ग्लाइकॉल भी की थी। इसकी ऑक्सीडेशन अगर करें तो पहले एक OH ग्रुप से एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करें और उसी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दें तो तब बेटा जी ये वाला जो कंपाउंड है ये बनता है हमारे पास, और इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिक एसिड। तब ये हमें ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो ऑब्टेन होता है। फिर इसके बाद अगर इसमें अल्कोहलिक अमोनिया डाला जाए, इसी कंपाउंड में जो अल्फा हेलो एसिड है इसमें अगर मैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया ऐड करूं तो हेलो एल्केन की अमोनिया के साथ भी हमने रिएक्शन की है, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, कि तब एक क्लोरीन यहां से जाएगा, हाइड्रोजन अमोनिया से जाएगा, तो हमें यहां पर अमीनो ग्रुप जो है वो अटैच हुआ मिलेगा टू दी अल्फा कार्बन। अब एक ही कार्बन के ऊपर अमीनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है,
तो इसलिए इसको हम अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। इट इज एन अल्फा अमीनो एसिड। और ये वाला जो कार्बोक्सिलिक अल्फा अमीनो एसिड है, इसका नाम है ग्लाइसिन, जो प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चर में काम आता है। तो बड़ा यूजफुल ये अमीनो एसिड है, ह्यूमन बॉडीज में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इन दी प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हो कि कैसे जो प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स के ही पॉलीमर्स होते हैं। और फिर तीसरी हम इसकी कन्वर्जन करके देखते हैं कि पहले हम जो हेलोजन लगा हुआ है इधर, इसको रिप्लेस करें विद साइनाइड ग्रुप। अगर हम इसमें KCN डालें तो KCl तो लूज होना ही है। KCl के लॉस के बाद जो नाइट्राइल ग्रुप है वो इस अल्फा कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगी। यहां पर आ गया C ट्रिपल बॉन्ड N। और नाइट्राइल्स भी हमने ऑब्टेन किए थे हेलो एल्केन्स में। फिर इससे आगे हमने रिएक्शंस प्रोसीड करवाई थी, इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। अब अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो वो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अगर हम इसमें डाइल्यूट HCl डालें तब दो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो अवेलेबल होते हैं पर नाइट्राइल मॉलिक्यूल। और आपको याद होगा कि इस तरीके से हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो जहां पर अटैच हुआ मिलेगा। अब ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो मैंने इसका पूरा डिटेल में स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया है, थोड़ा देखने में और लगता है, पर ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं ये कंपाउंड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या यही नहीं है? CH2 के साथ दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो हमने अभी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में भी यूज़ किया था, कि जब मैंने बताया था कि जो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इनकी डीकार्बोक्सिलेशन बड़ी इजीली हो जाती है सिंपली अपॉन हीटिंग। तो इसलिए इसका नाम हमारे पास यहां पर होगा मेलोनिक एसिड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमने ये रिएक्शंस की हैं अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, जो अल्फा हेलो एसिड्स बनाए, उनसे आगे हमने कितनी तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना लिए। 3 तरह के हमने प्रोडक्ट्स बना लिए। तो जो रिएक्शन है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड की विद दी हेलोजन्स, जो अल्फा हाइड्रोजन को हेलोजन से हमने रिप्लेस किया, तो उस रिएक्शन का नाम है हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। और इसको हम सिंपली HVZ रिएक्शन भी कह देते हैं। HVZ रिएक्शन के नाम से भी ये जानी जाती है, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जब हम अल्फा हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करते हैं। तो इन रिएक्शंस के बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी लास्ट टाइप की रिएक्शंस बचती हैं, that these are substitution reactions। Substitution reactions of benzene ring in aromatic acids। Substitution reactions of benzene ring in aromatic acids। तो जो एरोमेटिक एसिड्स हैं जैसे बेंजोइक एसिड है, तो उसमें हमें ये देखने की ज़रूरत होती है, ये याद रखना होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको वो मेटा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करता है। तो हम देखेंगे अभी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है
वो कैसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप यहां पर कहाएगा। तो मैं बेंजोइक एसिड में बेंजीन की एक एक्यूल स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। इसके बाद ऊपर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्म थोड़ी सी मैं चेंज करके उसको इस तरह से लिख रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो पाई पाई कंजुगेशन है, तो रेजोनेंस प्रोसीड होगी आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ऑक्सीजन तो रादर वी कैन से कि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आफ्टर फ्लोरीन। तो इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के ऊपर ही ट्रांसफर होंगे। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑक्सीजन के ऊपर भेजे तो बाकी स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हो कि कार्बन का रह जाएगा सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का भी है, उसको भी उठा के हमने ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो इस कारण ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन फिर नेक्स्ट कार्बन से जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऊपर ट्रांसफर करवा लेगी। तो इस तरीके से हमें इधर डबल बॉन्ड ऑब्टेन होगा, और इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजीशन वाली कार्बन का है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के कारण यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर से आप देख सकते हो कि आगे पॉजिटिव पाई कंजुगेशन है, तो पॉजिटिव पाई कंजुगेशन होगी तो रेजोनेंस फर्दर प्रोसीड करेगी। ये वाले जो पाई बॉन्ड है ये इधर को पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और हमें मिलेगा ये वाला स्ट्रक्चर। यहां पर पाई बॉन्ड आ गया और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से पॉजिटिव पाई कंजुगेशन होने के कारण जो रेजोनेंस है ये फर्दर प्रोसीड करेगी। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बेंजोइक एसिड की वो बनेगी हमारे पास ये। अब पाई बॉन्ड इधर आ गया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब बननी है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो पाई बॉन्ड है इसको हमने अगर इधर को शिफ्ट किया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये ऑक्सीजन ने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं कम से कम वो तो अपने साथ शेयर करवा ही लेगी। अदरवाइज कार्बन तो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, पर जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और साथ वाली ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तब तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खींच सकती है कार्बन। तो यहां पर वापस जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो पूरा पूरा बन जाएगा। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसमें आप देख रहे हो कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर में देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम्स, ऑन ऑर्थो एंड पैरा कार्बन एटम्स। तो अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करूं, यानी कि इन पांचों स्ट्रक्चर्स की एवरेज बनाऊं, तो वो किस तरह से अपीयर होगी। इसमें ये इतनी स्ट्रक्चर तो, इतना स्केलेटन तो सभी स्ट्रक्चर्स में कॉमन है। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो आगे सिंगल हो गया, तो इसलिए इधर हम बना देंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। फिर आप देखोगे कि इन दोनों कार्बन्स में यहां पर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल हो गया, और लास्ट स्ट्रक्चर में फिर से सिंगल, तो यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड जो है वो बनेगा। और रिंग के अंदर तो आपको पता ही है कि हम डॉटेड सर्कल बनाएंगे, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी कार्बन के ऊपर, या डबल बॉन्ड सभी कार्बन के ऊपर है कहीं कहीं। फिर इसके बाद चार्जेस देखेंगे। जो ऑक्सीजन है पहले स्ट्रक्चर में न्यूट्रल है, फिर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कारण ऑक्सीजन के ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, और ऑर्थो, पैरा और दूसरी ऑर्थो पोजीशन पर सभी जगह पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे।
अब हमें अगर बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते टाइम इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहां से उसको इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी कंफर्टेबली मिल सकते हों। अब जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर तो पहले ही वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशंस हैं, तो वहां से तो इलेक्ट्रॉन्स मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर ये इसको मिलेंगे इलेक्ट्रोफाइल को तो वो सिर्फ मेटा पोजीशन पर ही मिलेंगे। तो तभी हम कहते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और साथ में इसने जो बेंजीन रिंग है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो थोड़ा लेस प्रोबेबल हो जाएगा, उतनी इजीली नहीं चलेगा। तो ये स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो, 2 लाइनें। द कार्बोक्सिलिक एसिड thus is a meta directing group and also a ring deactivating group and also a ring deactivating group। तो इसके बाद हम करते हैं इनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कि कैसे कैसे हम देखेंगे कि जो मेटा पोजीशन है वहां पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन। तो बेटा जी जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम कंसिडर करने लगे हैं, सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे हम जो एरोमेटिक है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में अगर हमें कार्बन जो बेंजीन रिंग है उसके हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करना हो विद हैलोजन, तो हम करेंगे इसमें ऐड Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3। तो इस तरीके से Cl पॉजिटिव पहले जनरेट होता है, तो वो Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहां पर ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कर देगा। ऑर्थो और पैरा पे नहीं करेगा, सॉरी, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, उधर तो Cl पॉजिटिव जा ही नहीं सकता, ये जाएगा तो सिर्फ मेटा पोजीशन पर ही। तो इस तरीके से हमें मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड जो है वो ऑब्टेन होगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है क्लोरीन का, क्लोरोनियम आयन, वो कैसे ऑब्टेन हुआ वो भी आप देख सकते हो कि AlCl3 में एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या लुईस एसिड है, तो ये Cl2 मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन एटम अलोंग विद द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर खींचकर कन्वर्ट हो जाता है इनटू AlCl4 नेगेटिव। अपना ऑक्टेट तो एल्युमिनियम का पूरा हो गया, पर अब कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा होता, इसके कार्बन नहीं सॉरी क्लोरीन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, तो इस कारण ये क्लोरोनियम आयन बनता है या इलेक्ट्रोफाइल बना। ये इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन रिंग के ऊपर मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो करता है। तो इस तरीके से हम अगर क्लोरीनेशन करें बेंजोइक एसिड में तो हमें मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड जो है वो मिलता है। और क्लोरीनेशन के बाद अगर हम नाइट्रेशन रिएक्शन करें तो नाइट्रेशन भी आप पहले स्टडी की हुई है आपने, एरीन्स में की थी, फिर हेलो एरीन्स में, फिर फिनोल्स में और एल्डिहाइड्स में भी। बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पर भी ये प्रोसीड होगी कि अगर हम बेंजोइक एसिड लें रिएक्टेंट और इसमें नाइट्रो ग्रुप लगाना है NO2 पॉजिटिव NO2 ग्रुप, तो वो जाएगा तो मेटा पोजीशन पर ही, क्योंकि रिंग के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूशन करनी है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगी। तो इसलिए हम इसमें कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे।
इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4, तो तब मेटा पोजीशन पर जाके जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव वो अटैक करेगा और इधर मेटा पोजीशन पर ये अटैच हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब ये जो नाइट्रोनियम आयन बना या इलेक्ट्रोफाइल बना, ये कैसे जनरेट होता है, तो ये भी हम देख लेते हैं कि H2SO4 being a strong acid gets ionized like this। तो जो ये H पॉजिटिव बना, ये फिर HNO3 के ऊपर अटैक करेगा और नाइट्रिक एसिड के ऊपर। नाइट्रिक एसिड की जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगी, HNO3। अब इसमें लोन पेयर्स जो हैं वो चाहे सभी ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर ही हैं, पर जो H पॉजिटिव है वो डेफिनेटली अटैक करेगा OH ग्रुप वाली ऑक्सीजन के ऊपर ही, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। तो इसलिए हमें प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड मिलेगा। बॉन्ड बनने से पहले लोन पेयर सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर था और जब बॉन्ड बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन की जेब में चला गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है कि ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को कभी टॉलरेट नहीं करती। तो इसलिए इमीडिएटली ये नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसके वाला शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर सेपरेट हो जाएगी, यानी कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के साथ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमें नाइट्रोनियम आयन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा जो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कर देगा। तो सेकेंड रिएक्शन थी ये नाइट्रेशन, और लास्ट रिएक्शन जो है ये रिंग सब्स्टिट्यूशन में यानी कि थर्ड रिएक्शन, दैट इज सल्फोनेशन। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब सल्फोनेशन अगर हमें करनी हो बेंजोइक एसिड में तो हम फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज करते हैं यहां पर। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड सैचुरेटेड विद SO3। तो अगर हम इसमें कंसेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करें जिसको सैचुरेट कर दें विद SO3, तब SO3H पॉजिटिव बनता है या सल्फोनिक ग्रुप बनता है, वो इधर अटैच हो जाएगा मेटा पोजीशन पर। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मेटा पोजीशन पर जो सल्फोनिक ग्रुप है वो भी हमने अटैच करवा लिया। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी इस तरह से खत्म होती हैं। जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमने देखा कि कार्बन जो बेंजीन रिंग है उसके कार्बन एटम्स के ऊपर हमने अगर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी हो, तो इस तरीके से जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी जो जनरल हम ट्रेंड्स कर रहे थे उनकी केमिकल रिएक्शंस वो खत्म होती हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स खत्म करने के बाद अब हम करेंगे स्टडी कुछ जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे लगभग 3 तरह के एसिड्स, जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है या बेंजोइक एसिड है। तो इनके कुछ स्पेशल जो कमर्शियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं हम वो स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज कुछ स्टडी करेंगे।
तो ये जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, अब हम इनकी स्टडी शुरू करेंगे। सम कमर्शियली यूजफुल एसिड्स, ये तो इन कमर्शियली यूजफुल एसिड्स में मैंने आपको जैसे बताया कि 3 तरह के एसिड्स हमें स्टडी करने हैं। जैसे सबसे पहले हम करते हैं फॉर्मिक एसिड और मीथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम होता है मीथेनोइक एसिड। तो पहले जो ये कमर्शियली यूजफुल एसिड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं हम, यहां पर हम कमर्शियल मैन्युफैक्चर ही देखेंगे, कोई लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं देखना है। तो सबसे पहला मेथड जो है कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड का, उसमें हम क्या करते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको पास करते हैं थ्रू हीटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH अंडर हाई प्रेशर। तो 480 केल्विन तक इसको हीट किया होता है और 10 एटमॉस्फेयर के करीब प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, और इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड को पास करते हैं थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ मीथेनोइक एसिड, जिसको हम कॉमनली कह देते हैं सोडियम फॉर्मेट, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। फिर जो सोडियम फॉर्मेट हमें मिला, इसकी हम डिस्टिलेशन करते हैं विद सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। डिस्टिलेशन करने का मतलब कि इसको हम हीट करेंगे सोडियम बाइसल्फेट की प्रेजेंस में, ताकि वेपर फेज में ये चला जाए। और किस तरह से रिएक्शन होगी, अब सोडियम बाइसल्फेट का जो है दिस इज एन एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें भी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है जिसको ये एज H पॉजिटिव दे सकता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड में से सोडियम को रिप्लेस कर देगी। तो इस तरीके से हमें सोडियम सल्फेट और फ्री फॉर्मिक एसिड जो है मिल जाएगा। तो कमर्शियली हम जो फॉर्मिक एसिड है उसकी प्रेपरेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर एक तरीका हमने और भी किया था जब हम ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे। तो ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि अगर हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो तब ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शंस विद ग्लिसरॉल हमने की थी 2, एक की थी 383 केल्विन पे और एक की थी 503 केल्विन पे। तो जो 383 केल्विन वाली रिएक्शन थी वो हमारे लिए अब यूजफुल है। तब भी मैंने बताया था कि उस रिएक्शन की यूटिलिटी क्या होती है, कि उस रिएक्शन से हम ऑक्सैलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो है इसकी मैन्युफैक्चर का, कमर्शियल मैन्युफैक्चर का, वो वही है फ्रॉम ग्लिसरॉल या बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन ये होती है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। इसमें अगर हम ऑक्सैलिक एसिड ऐड करें तो ऑक्सैलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर हम रिएक्शन रखें 383 केल्विन पर तो एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है कि एक अल्कोहलिक ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इनसे फटाफट एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाती है। अल्कोहल से हाइड्रोजन और एसिड से OH ग्रुप निकलता है और हमें मिलेगा एक मोनोएस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। तो इसको हम कहेंगे ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। ये बना। अब इसमें आप देख सकते हो कि 2 कीटो ग्रुप्स या कार्बोनिल ग्रुप जो है दैट इज अटैच टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसकी डीकार्बोक्सिलेशन बड़ी फास्ट हो जाती है। 383 केल्विन यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस कोई कम टेम्परेचर नहीं है, हमने इसको पहले ही हीट किया हुआ है। तो यहां से फिर एक
CO2 का मॉलिक्यूल लूज हो जाता है और आफ्टर द लॉस ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमें जो प्रोडक्ट मिला वो है ये, जिसमें एक OH ग्रुप की जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फिट है ग्लिसरॉल में। और इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस ही करते हैं, मतलब इसमें वाटर डाल के हीट करें थोड़ा सा, तो इसकी जो हाइड्रोलिसिस है वो हो जाता है। हाइड्रोलिसिस होने से ग्लिसरॉल तो रीजनरेट हो जाती है। यहां पर ग्लिसरॉल हमने यूज की थी और एंड ऑफ द रिएक्शन में ग्लिसरॉल तो रीजनरेट हो गई, पर जो ऑक्सैलिक एसिड था ये वाला, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू फॉर्मिक एसिड। तो ये वाली रिएक्शन हमने ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी की हुई है पहले। और फिर इन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद जो हम इसकी फॉर्मिक एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज में, फॉर्मिक एसिड इज ए कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। कलरलेस लिक्विड होता है और उसकी स्मेल बड़ी तीखी होती है। कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड with boiling point 373.5 Kelvin, with boiling point 373.5 Kelvin, यानी कि लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है इसका बॉइलिंग पॉइंट। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात हम करेंगे इसकी रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर मतलब ये दूसरों की रिडक्शन करेगा, और दूसरों की रिडक्शन करने के कैपेबल तो ये है ही, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मिक एसिड है यही एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है। और एल्डिहाइड के बारे में तो हम जानते हैं कि ये बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब यहां पर आप देख सकते हो कि एक ही कार्बन के दोनों तरफ OH ग्रुप लग गए, तो ये क्योंकि काफी अनस्टेबल होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा, तो कार्बन के दूसरी तरफ भी C डबल बॉन्ड O अटैच हो जाएगी, यानी कि अब हमें CO2 प्लस वाटर, इस तरह से इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी। तो नेट काम क्या हुआ है कि जो फॉर्मिक एसिड है ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया, और अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो जो दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं या दूसरे कोई और कंपाउंड्स हैं उनकी ये रिडक्शन करेगा। जो भी चीज खुद ऑक्सीडाइज हो वो दूसरों की रिडक्शन ही किया करती है, तो तभी जो फॉर्मिक एसिड है इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी रिड्यूसिंग नेचर होती है काफी स्ट्रांग, ये हम देख सकते हैं कि इट रिड्यूसेस टॉलेंस रीएजेंट। हमने एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन विद टॉलेंस रीएजेंट भी की थी, तो बिल्कुल वही रिएक्शन अब यहां पर भी यूटिलाइज हो रही है। टॉलेंस रीएजेंट आपको बताया था अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और उसमें जो एक्टिव कंपोनेंट था वो ये बनता है। तो ये अब इस फॉर्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन करेगा और खुद रिड्यूस होगा। इसमें टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 हो गई, यानी कि सिल्वर पाउडर बन गया। ये जो भी कंटेनर में हम ये कर रहे हैं उसकी साइड्स के साथ कंबाइन होकर वहां पर ये सिल्वर मिरर बना देगा। से किसी फ्लास्क में रिएक्शन की तो फ्लास्क के अंदर वॉल्स के साथ ये कंबाइन हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें सिल्वर मिरर मिलेगा। तो इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोल देते हैं। और इसी तरीके से आपने देखा था कि एल्डिहाइड्स जो है ये फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का भी को भी रिड्यूस कर देते हैं या उनसे भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर भी अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन लें
तो तब मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में बताया था कि फेहलिंग सोल्यूशन हो या बेनेडिक्ट सोल्यूशन हो, उनमें एक्टिव कंपोनेंट होता है 2 मोल्स ऑफ Cu2 पॉजिटिव प्लस 5 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। तो ये हमें ऑब्टेन होंगे फ्रॉम फेहलिंग सॉल्यूशन। तो जो फॉर्मिक एसिड है इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो इस फेहलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर देगा। यहां पर आप देख सकते हो कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो यहां पर फॉर्मिक एसिड की तो ऑक्सीडेशन होकर CO2 बन गई, पर जो Cu2 पॉजिटिव था इसकी रिडक्शन होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया, जिसके रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो यहां पर अगर हम रिएक्शन करवाएं फॉर्मिक एसिड की विद फेहलिंग सॉल्यूशन तो हमें रेड प्रेसिपिटेट्स मिल जाते हैं, यानी कि फेहलिंग सॉल्यूशन की रिडक्शन कर देता है। यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और इधर है +1, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। तो इसलिए ये वाली रिएक्शन भी रिड्यूसिंग नेचर में ही आएगी। फिर इसी तरीके से जो फॉर्मिक एसिड है ये मर्क्यूरिक क्लोराइड की भी रिडक्शन कर देता है। जैसे पहले मर्क्यूरिक क्लोराइड की ये पार्शियल रिडक्शन करके उसको मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। यहां पर मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इधर +1 हो गई, तो मतलब पार्शियल रिडक्शन हुई। अब मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे भी कम जा सकती है 0 तक, तो इसलिए फर्दर जो फॉर्मिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा इस मर्क्यूरस क्लोराइड को भी। यहां पर मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से जो फॉर्मिक एसिड है वो 0 कर देगा। तो यहां पर जो मरकरी बना मतलब ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट्स जो जैसी चीज बन जाती है रिएक्शन मिक्सचर में, तो ये विजिबल डिस्टिंक्शन हो जाती है। तो इन तरीकों से हम यूज कर सकते हैं जो ये वाले मेथड्स हैं कि पहले टॉलेंस रिएजेंट की ऑक्सीडेशन की, फिर फेहलिंग सॉल्यूशन की ऑक्सीडेशन की, फेहलिंग सॉल्यूशन की रिडक्शन की, टॉलेंस रिएजेंट की रिडक्शन और फेहलिंग सॉल्यूशन की रिडक्शन की, फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड की भी इसने रिडक्शन करके ब्लैक प्रेसिपिटेट्स ऑफ मरकरी बना दिए। तो ये तीनों हम यूज कर सकते हैं एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है आफ्टर द रिड्यूसिंग नेचर, दैट इज डिहाइड्रेशन, यानी कि फॉर्मिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। तो उस काम के लिए हम कोई स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, जो फॉर्मिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो निकलेंगे और हमें ऑब्टेन हो जाएगी CO2 एंड वाटर। इस तरीके से ये इसकी CO2 नहीं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बन जाएगी। तो इस तरीके से इसने जो फॉर्मिक एसिड है उसकी डिहाइड्रेशन कर दी। फिर थर्ड रिएक्शन होती है एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम फॉर्मेट, कि सोडियम फॉर्मेट को जब हम हीट करें तो आप देख सकते हो कि जब इसको हम इंटेंसली हीट करते हैं अप टू ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 670 केल्विन, तो तब इस मॉलिक्यूल की डिहाइड्रोजिनेशन हो जाती है, यानी कि 2 जो हाइड्रोजन के एटम्स अटैच्ड थे विद कार्बोनिल कार्बन्स वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, H2 की फॉर्म में वो लूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम हीट करें अप टू अबाउट 670 केल्विन तो तब फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर सोडियम ऑक्जेलेट बना देते हैं या सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड।
तो इसके साथ जो फॉर्मिक एसिड था उसका काम होता है खत्म। फॉर्मिक एसिड के बाद अगला एसिड हम जो स्टडी करते हैं दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है ये ओल्डेस्ट नोन फैटी एसिड है। सॉरी, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, IUPAC नेम इसका होता है इथेनोइक एसिड। तो पहले हम सबसे पहले इथेनोइक एसिड की मैन्युफैक्चर देखेंगे कि कमर्शियली ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पहले मैं हमेशा मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन बोला करता था, पर अब मैं मैन्युफैक्चर ही बोल रहा हूं। कमर्शियल मेथड्स में तो इंडस्ट्रीज में प्रेपरेशन की जाती है और इंडस्ट्रीज में लार्ज क्वांटिटी में हम वी कैन से कि मास प्रोडक्शन करते हैं, तो तब उसको हम मैन्युफैक्चर ही बोलते हैं। तो जो एसिटिक एसिड का मैन्युफैक्चर होगा वो हम देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है। सबसे पहली बात कि फ्रॉम पायरोलिजिनस एसिड। तो अब ये पायरोलिजिनस एसिड है क्या, तो आप लिख सकते हो पायरोलिजिनस एसिड is the product of destructive distillation of wood and it contains about 9 to 10% acetic acid, comma 2 to 2.5, इस तरह से 2 से 2.5%, 2 to 2.5% मिथाइल अल्कोहल and about 0.5% एसीटोन। तो ये मिक्सचर ऑफ दीज कंपाउंड्स होता है। 3 तरह के कंपाउंड्स इनके इसके हम जो हमारे पास मिक्सचर बना, जो ऑब्टेन हुआ बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, उसको हम क्या करेंगे आगे आप लिख सकते हो द वेपर्स ऑफ द एसिड आर पास्ड थ्रू हॉट मिल्क ऑफ लाइम। हॉट मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम हम कहते हैं लाइम वाटर को या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो जो एसिटिक एसिड है पायरोलिजिनस एसिड में, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम एसीटेट के प्रेसिपिटेट्स देगा। तो कैल्शियम जो एसिटिक एसिड है वो तो फिर प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर में ही कंटेनर में ही रह जाएगा। तो इसके हमें प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन होते हैं। फिर इन प्रेसिपिटेट्स को हम सेपरेट करके इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये कैल्शियम एसीटेट प्लस हमने किया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इससे हमें ऑब्टेन हो जाता है इथेनोइक एसिड प्लस कैल्शियम सल्फेट। तो एक मेथड तो ये हुआ कि जो हमने पायरोलिजिनस एसिड की जो है उससे हमने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर लिया। पायरोलिजिनस एसिड में तो और भी कई सारे कंपाउंड्स होते हैं, पर वो उनमें से सिर्फ एसिटिक एसिड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम एसीटेट के प्रेसिपिटेट्स दे देता है। तो इन प्रेसिपिटेट्स को हम सेपरेट करके इसकी H2SO4 की प्रेजेंस में हम डिस्टिल करते हैं, तो तब जाके हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। सेकेंड मेथड आप लिख सकते हो फ्रॉम इथाइल अल्कोहल
और क्विक विनेगर प्रोसेस फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, इसको क्विक विनेगर प्रोसेस भी बोल दिया जाता है। तो अब ये क्विक विनेगर जो है ये कैसे बनाया जाता है? विनेगर तो आप जैसे जानते ही हो कि जिसको हम कॉमनली सिरका बोलते हैं। तो ये कैसे बनता है? तो जो हम डिस्टिलरीज में जब शुगर से या सुक्रोज से अल्कोहल बनाई जाती है, तो जो हमारे पास उससे पहले शुगर की फैक्ट्री में जो मोलेसिस बनता है, तो उसमें हम जो इथेनॉल ऑब्टेन होती है आफ्टर द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, उससे हम आगे दोबारा ट्रीट करके उसको सम एंजाइम से, तो तब हम एसिटिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे किया जाता है ये आप लिख सकते हो, 10 to 12%, 10 से 12%, a 10 to 12% solution of ethyl alcohol is fermented in the presence of enzyme Acetobacter in the presence of air इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जैसे एयर में से यहां पर जो ऑक्सीजन है वो काम आएगी एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। एसिटोबैक्टर हम एंजाइम यूज करते हैं जिसका पूरा नाम होता है बैक्टीरियम माइकोडर्मा एसिटी। कॉमनली हम इसको एसिटोबैक्टर बोल देते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में जब इसकी इथेनॉल की ऑक्सीडेशन होती है तो हमें इथेनोइक एसिड ऑब्टेन हो जाता है प्लस वाटर। तो जो कमर्शियली हम प्रिपेयर करते हैं इसको इस तरह से करते हैं। तो आप लिख सकते हो, एज ए रिजल्ट of fermentation which takes about 10 to 12 days and 8 to 10%, 8 से 10%, an 8 to 10% solution of acetic acid is obtained, that is called vinegar, that is called vinegar। फिर इसी तरीके से हमने एसिटिलीन से भी फॉर्मिक एसिड बनाया था। जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर कर रहे थे तो तब हमने देखा था कि एसिटिलीन की अगर हम हाइड्रेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, तो तब हाइड्रेशन जो होती है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए सिंगल मॉलिक्यूल ओनली। तो पहले हमें विनाइल अल्कोहल मिलती है जो इनोल होती है, फिर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होकर उससे बन जाता है इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। फिर एसिटल्डिहाइड को हम मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं अप टू 343 केल्विन टेम्परेचर, मैंगनीज एसीटेट की प्रेजेंस में। तो तब हमें एसिटिक एसिड ही ऑब्टेन होता है। और इस मेथड में जो एसिटिलीन यूज की जाती है वो हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से आप जानते हो कि एसिटिलीन जो है वो प्रिपेयर होती है। और एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज में तो बेसिकली जो होती है बात वो विनेगर की ही यूज होता है ज्यादातर। तो जो लास्ट मेथड मैंने बोला अभी कि एसिटिलीन के जो हम हाइड्रेशन करके एसिटिक एसिड प्रिपेयर करते हैं उस मेथड से अबाउट 97% तक एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया जा सकता है। तो ये बहुत बढ़िया मेथड है। फिर इसके बाद आप एक हेडिंग लिख सकते हो, ग्लेशियल एसिटिक एसिड
ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसका मतलब क्या है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड आप लिख सकते हो 100% प्योर एसिटिक एसिड, 100% प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। Full stop. The melting point of acetic acid, the melting point of acetic acid is about 289 Kelvin, और 289 केल्विन तो कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, 16 डिग्री सेल्सियस। तो जब इससे डाउन जाएगा, इससे कम करेंगे हम टेम्परेचर, तो ये फ्रीज हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो इट इज ए सॉलिड बिलो दिस टेम्परेचर, it is a solid below this temperature and is known as glacial acetic acid, and is known as glacial acetic acid। और फिर एसिटिक एसिड का यूज कहाँ होता है? डाई स्टफ्स की प्रेपरेशन में होता है, परफ्यूम्स की प्रेपरेशन में, मेडिसिन में, बहुत जगह इसको यूज किया जाता है। और जो लास्ट हमारे काम का है, जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज बेंजोइक एसिड। तो नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हम करने लगे हैं बेंजोइक एसिड। जब बेंजीन रिंग के ऊपर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दें तो उसको हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। अब इसके मैन्युफैक्चर कैसे किया जाएगा? तो उसमें आप लिख सकते हो फर्स्ट मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन। तो टोलुइन की ऑक्सीडेशन हम किस तरीके से करते हैं? आप देख सकते हो कि टोलुइन की ऑक्सीडेशन की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन तो है ही, तो उसके 3 मोल्स ऑक्सीजन के यूज होंगे जब 2 मोल टोलुइन के रिएक्ट करवाएंगे हम, और कोबाल्ट और मैंगनीज एसीटेट, दोनों के हम एसीटेट्स लेंगे, कोबाल्ट एसीटेट और मैंगनीज एसीटेट। इन दोनों के एसीटेट्स की प्रेजेंस में अगर हम 443 केल्विन तक हीट करें तो तब हमें जो टोलुइन है वो ऑक्सीडाइज होकर मिलती है बेंजोइक एसिड की फॉर्म में, और यही तो हमने प्रिपेयर करना था। फिर दूसरा मेथड आता है बाय एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड होता है ये वाला कंपाउंड, एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे हों जब बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होता है। तो इसका हमें पता ही है कि तीनों क्लोरीन जो है हम 3 OH ग्रुप से बड़ी इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर हैं तो यहाँ पर इनकी सब्स्टिट्यूशन भी इजी हो जाती है। लाइम वाटर हम बेस यूज करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो तब जाके जो ये बेंजो ट्राइक्लोराइड है उसकी ऑक्सीडेशन होकर सब्स्टिट्यूशन होकर कार्बन के साथ 3 OH ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं। और हमें पता है कि एक कार्बन के ऊपर तो एक से ज्यादा OH ग्रुप्स कभी स्टेबल होते ही नहीं है, तो इसलिए यहां से फिर एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और हमें फ्री बेंजोइक एसिड जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो बेंजोइक एसिड की कमर्शियल प्रेपरेशन जो है वो इस तरीके से भी की जाती है। और बेंजो ट्राइक्लोराइड तो हमें पता ही है कि टोलुइन में हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन ऐड करेंगे एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 383 केल्विन और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हमें टोलुइन से बेंजो ट्राइक्लोराइड मिल जाएगा, फिर उसका हमने आगे हाइड्रोलिसिस करके बेंजोइक एसिड प्रिपेयर कर लिया। तो बेंजोइक एसिड जो है ये फूड स्टफ्स की प्रिपरेशन में यूज होता है, जैसे फ्रूट जूसेस में, केचप्स में और पिकल्स में, अचार वगैरह, वहां पर इसको हम एज प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, पर्टिकुलरली सोडियम मेटाबेंजोएट वगैरह डालते हैं उनमें। फिर इसके अलावा मेडिसिन में ये एंटीसेप्टिक्स
के तौर पर यूज होता है, पर्टिकुलरली इन यूरिनरी इन्फेक्शंस। और फिर इसके बाद हम करते हैं जो डिटेक्शन करनी हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो किस किस तरीके से कर सकते हैं। जो भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा, तो उनमें कैसे हम डिटेक्ट करें कि किस कंटेनर में कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो पहला टेस्ट तो आता है सोडियम बाइकार्बोनेट या एफरवेसेंस टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो वो रिएक्शन करके CO2 के बबल्स प्रोड्यूस करता है। बड़ी क्योंकि फास्ट रिएक्शन होती है तो CO2 की बबलिंग जो हो रही होती है उसको हम एफरवेसेंसेस या ब्रिस्क एफरवेसेंसेस बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही शो करते हैं। जैसे मैं आपको लिखकर बता रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिया एसिटिक एसिड, इसमें अगर सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर दिया जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके एसिड का तो बन जाएगा सोडियम सॉल्ट और प्लस CO2 एंड वाटर। तो ये जो CO2 है गैस फेज में चलती है, गैस होने के कारण एकदम से इसकी बबलिंग शुरू हो जाती है, तो इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट या एफरवेसेंस टेस्ट बोलते हैं। फिर एक और एस्टर टेस्ट होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम अल्कोहल ऐड करें, इथेनॉल ऐड करें, तो बड़े स्वीट स्मेलिंग एस्टर्स बनते हैं। एस्टर्स की जो फ्रेग्रेंस होती है या स्मेल होती है वो बहुत अच्छी होती है। जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें भी जो स्मेल या अच्छा टेस्ट होता है दैट इज ड्यू टू सम एस्टर्स। तो हमें अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिटेक्ट करना है तो हम उसमें अल्कोहल डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड लाइक H2SO4। तो अगर तो फ्रूटी स्मेल आ गई मतलब कि एस्टर बन गया तो तब तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर फ्रूटी स्मेल ना आई मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वो नहीं है। फिर तीसरा हम लिटमस टेस्ट करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड फटाफट कर देते हैं। पर ब्लू लिटमस को रेड तो और भी कई कंपाउंड्स कर देते हैं लाइक फिनोल्स। तो इस तरीके से जो पहले दो टेस्ट मैंने बोले सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट या एस्टर टेस्ट, वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही शो करेंगे। तो हम डिस्टिंक्शन भी करवा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फिनोल्स की इन्हीं तरीकों से कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रिस्क एफरवेसेंसेस शो कर देते हैं, पर जो फिनोल है वो ऐसी कोई रिएक्शन शो नहीं करती है। और इसी तरीके से दूसरा हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो फेरिक क्लोराइड के साथ मिलकर फेरिक एसीटेट बना देते हैं जो बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट्स देता है। जबकि फिनोल जो है वो हमने देखा था कि फिनोल की रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 तब हमें वायलेट कलर के प्रेसिपिटेट्स मिले थे। तो फिनोल जो है वो डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट्स देगी और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो डिफरेंट तरीके के प्रेसिपिटेट्स देते हैं। तो इन तरीकों से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डिटेक्शन या डिस्टिंक्शन भी कर सकते हैं कि ये दूसरे कंपाउंड से हम किस तरह से सेपरेट इनको स्टडी कर सकते हैं। तो इसके साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जो प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं पर्टिकुलरली, वो तो खत्म होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बचता है दीज आर एसिड डेरिवेटिव्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड डेरिवेटिव्स हम क्या क्या स्टडी करेंगे। एसिड डेरिवेटिव्स पहले बात की है क्या कि जब हम OH ग्रुप को रिप्लेस कर दें विद, अगर हम हेलोजन लाइक पर्टिकुलरली क्लोरीन से चेंज करें तो ये बन जाएगा एसिड क्लोराइड। अगर NH2 लगा दें तो बन जाएगा एसिड अमाइड। और अगर हम एसिड एनहाइड्राइड भी स्टडी करेंगे और OR ग्रुप लगा दें तो बन जाएगा एस्टर। तो ये चार एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं ये हम स्टडी करेंगे ब्रीफ में ही। तो इसके साथ फिर जाके ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स का पूरा काम खत्म होगा।